जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई मेंस 2021 परीक्षा का जो जीएस पेपर 1 है वो हो गया है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। वैसे तो इसमें मेनली इतिहास के और भूगोल के प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, पहले 10 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के, जिसको 150 शब्दों में लिखना होता है। और अगले 11 से लेकर 20 तक जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 15-15 नंबर के, जिनको 250 शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक सवाल को 250 शब्दों में लिखना है। तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं इस तरह, और जितना जो कर सकता है उतना करता है, उसी हिसाब से नंबर आते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पे, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। कह रहा है कि भक्ति साहित्य, जो भक्ति साहित्य था, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन, वो नेचर कैसा था, मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसका योगदान क्या रहा, उसका निर्धारण करना है। तो मतलब भक्ति साहित्य के बारे में बताना है, और भारत की जो संस्कृति है उसका क्या प्रभाव था, उसमें क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा सवाल है, यंग बंगाल तथा ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान विकास को रेखांकित कीजिए। कि यंग बंगाल और ब्रह्म समाज के संदर्भ में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, उनका उत्थान कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। अगला सवाल है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। कह रहे कि भारतीय रियासतों के एकीकरण, जो भारतीय रियासत थी, जो प्रोविंस थे, उनका एकीकरण कैसे हुआ। तो उसमें मुख्य प्रशासनिक मुद्दे, क्या क्या प्रशासनिक मुद्दे थे, एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का क्या, उसको आकलन करना, क्या क्या था। अगला सवाल है, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हिमालय क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाटों में होता क्या है कि भूस्खलन होता है ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, जैसे कि हिमाचल में और उत्तराखंड में तो भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या कारण है, बस ये भूस्खलन के कारण लिखने थे। अगला है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए, ऐसा क्या कारण है कि गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भी जो भारत के जो खनन उद्योग हैं वो अपने जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत योगदान देते हैं। मतलब उनकी कमियां बतानी थी, क्या कमी है ऐसी जो योगदान ज़्यादा नहीं है, इसके विवेचना कीजिए, मतलब उनकी कमी को बताना था। अगला सवाल है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों में भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरणों सहित समझाइए। कह रहा है कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल implications ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मतलब बताना था कि इसका जो भूमि उद्धार का जो पर्यावरणीय प्रभाव है, भूमि उद्धार करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शहरों में भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको उदाहरण दे के बताना था। जो अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर, उसको उदाहरण एग्जाम्पल लेके बताना था, समझाना था। 150 शब्दों में बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। ऐसे ही हिमालय क्षेत्र वाला था चौथा, ये भी बड़े आसानी, जिसने नहीं पढ़ा हो वो भी लिख सकता है आराम से। अगला सवाल है, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर अनेक उनके द्वारा पड़े प्रभाव बताइए। अब ये क्या था, ये करंट का सवाल है, बिल्कुल करंट का सवाल है। ऐसे ही हिमालय क्षेत्र वाला जो चौथा सवाल था वो भी करंट का था, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई थी, भूस्खलन हुए थे उत्तराखंड में 2020-21 में, बहुत सारे भूस्खलन हुए थे। तो ये पूरा करंट बेस्ड है। यहाँ पर ये देखते हैं, ये कह रहा है कि 2021 में जो ज्वालामुखी घटना हुई, मतलब जहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटे उनके एग्जाम्पल देने थे, और क्षेत्रीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना था। टेम्परेचर बढ़ जाता है, पॉल्यूशन भी होता है, वहाँ से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई गैस भी निकल सकती है उसमें से, ये क्या है, ये प्रभाव है। तो इस तरह हम आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है 8वां सवाल, यहाँ कह रहा है भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। अब ये भारत को उपमहाद्वीप क्यों, तो इसके भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताएं।
ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर भूगोल का सवाल है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बताएं, भारत की विशेषता क्या है, कितना जो हमारा परसेंटेज है, हमारा जो बाउंड्री है इंडियन ओशन से टच कर रहा है, क्या फ़ायदा है इससे, तो ये बताना था, इसके विस्तारपूर्वक उत्तर देना था कि क्यों उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं इसको। अगला है यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु वगैरह बता देना था कि ये जो 5 से 6 देश हैं इनकी जलवायु दशाएं लगभग एक जैसी हैं, ये सब बताना था, थोड़ा हो जाएगा आराम से। अगला सवाल है मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। यह सवाल है कि मुख्य धारा का ज्ञान है और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी जो ज्ञान प्रणाली है उसकी विशिष्टता की जांच करनी है, मतलब वो अच्छी है या फिर जो मुख्य धारा का ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली अच्छी है या फिर आदिवासी ज्ञान अच्छा है, इसका कंपेयर करना था, ये मान सकते हैं सीधा सीधा। अगला 10वां सवाल है भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये करंट का सवाल है, ये बहुत चर्चा में रहा था, गिग इकोनॉमी। ये सितंबर के महीने में गिग इकोनॉमी बहुत ही चर्चा में रही थी, सितंबर के महीने में, अभी सितंबर 2021 की बात है, मीन्स उसका प्री का एग्जाम हुआ था उससे पहले, अगस्त सितंबर में गिग इकोनॉमी बहुत करंट में रही थी, मतलब न्यूज़ में रही थी गिग इकोनॉमी। अगला सवाल है 11वां सवाल। अब ये यहाँ तक जो थे 150 शब्दों के, 1 से लेकर 10 तक जो सवाल थे वो 150 शब्दों के लिखने थे और 10 नंबर के थे, लेकिन अब क्या करना है, अब 11वां सवाल है, 11 से लेकर 20 तक जो है 250 शब्दों में लिखना है, लगभग 250 शब्दों में लिखना है, और ये 15 नंबर का होगा वो सवाल। नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। कह रहा है कि टिप्पणी कीजिए, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ व्यापक, उसमें नरमपंथियों की क्या भूमिका थी, नरमपंथियों ने क्या कोई संस्था बनाई या किस तरह जनता को अपने विश्वास में लिया, अंग्रेज़ों को किस तरह विश्वास बनाया, ये सब चीज़ें किस तरह प्रभाव दिखाया, नरमपंथियों की विचारधारा से क्या प्रभाव पड़ा कि स्वतंत्रता आंदोलन विस्तार हुआ, इसका व्यापक हुआ। जैसे इसमें गांधी जी के विचार बता सकते हैं, गांधी जी के विचार तो जरूरी बताने चाहिए। जो नरम दल वाले नेता थे उनके 4-5 के नाम लिखने होंगे और उनको बताना होगा क्या था। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन। 12वां सवाल है असहयोग आंदोलन एवं सविनय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ईजी सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है कि असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन दोनों के टाइम पर जो कुछ महात्मा गांधी ने कुछ रचनात्मक कार्य किए, मतलब चरखा चलवाया या और भी नमक कानून तोड़वाया, ठीक है, असहयोग करने के लिए मना किया, मतलब सहयोग करने के लिए मना किया, ये सब चीज़ें बतानी है इनके, तो ये बड़े आसानी से हो सकता है ये सवाल, बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल है दोनों विश्व युद्ध। 13वां सवाल, दोनों विश्व युद्ध के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है। कह रहा है दोनों विश्व युद्धों के बीच, जो दोनों विश्व युद्ध हुए 14 से 18 और 39 से जो 45 तक जो युद्ध हुए, बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है। लोकतंत्र राज्य प्रणाली के बीच एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, चैलेंज हुआ है, तो क्या था ये, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। मतलब आपको कैसे लगता है कि गंभीर चुनौती थी, जो लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली थी उसके लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, क्या था, इसको समझाना है। मतलब क्या खतरे में था लोकतंत्र उस समय, ये सब समझाना है, और था तो क्यों था, कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ देशों के एग्जाम्पल दो, कहाँ पे क्या हुआ। अगला है सवाल विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण मतलब होता है उदाहरण सहित मतलब विद एग्जाम्पल वर्णन करना। कह रहा ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेज, मतलब जैसे विश्व में कितनी माउंटेन रेंज है उनको, उनमें से 4-5 को समझा दो, नाम लिख दो सबके, माउंटेन रेंज जो है उनके नाम लिख दो, ठीक है, जैसे एंडीज है, एल्प्स है, हिमालय रेंज है, अरावली तो सिंगल है वैसे, रेंज नहीं है देखा जाए तो, किलिमंजारो है, इस तरह से रॉकीज हैं, ये सब क्या है, ये जो रेंज है ना, इनको रेंज, और ऑस्ट्रेलिया में भी माउंटेन रेंज है, तो इन सबको नाम लिख के और 3-4 को समझाने था, मतलब 250 शब्दों में
और कह रहा है कि उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे कि हमारी हिमालय रेंज है, और हिमालय रेंज जो है 2400 किलोमीटर लंबी है और 250 से 400 किलोमीटर चौड़ाई है। अब ये हमारे भारत को क्या फ़ायदा है इससे, कि जो ठंड है ज़्यादा ठंड नहीं आती, नहीं तो अगर ये नहीं होता तो ज़्यादा ठंड आती, कोल्ड कोल्ड हवाएं चलती यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आतंकवादी वगैरह हिमालय की साइड से नहीं आ पाते, कोई देश हिमालय की तरफ से अटैक नहीं कर पाता। तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, ऐसे ही 2-4 का प्रभाव बताना था, तो 250 शब्दों का बड़े आराम से हो जाता। अगला है आर्कटिक की बर्फ। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। मतलब जो आर्कटिक की बर्फ है और अंटार्कटिक के जो ग्लेशियर हैं, ये जो पिघल रहे हैं, तो किस तरह मनुष्य अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप को और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इनके प्रभाव को लिखना था, इन्हें क्या हो रहा है, मतलब इनके पिघलने से क्या हो रहा है, तो इनको बताना था। सीधी सी बात है, ये इतना जानते हैं कि बर्फ पिघलने से क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है कि ये जो बर्फ़ है इनके अंदर CO2 और मतलब मीथेन गैस बहुत सारी निकलेगी। अगर आपने स्टडी की होगी, ये भूगोल का सवाल है, ज्योग्राफी का, अगर स्टडी की होगी तो यहाँ पे मीथेन और CO2 अंदर दबी हुई निकलेगी। जितने ग्रीनलैंड वगैरह है यहाँ पे मीथेन दबी हुई है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी बात को मतलब दो तीन बातें और जोड़ के हेडिंग डाल के बड़े अच्छे से लिख सकते थे हम आराम से। मतलब बर्फ़ पिघलने से क्या क्या होगा, और जो आर्कटिक की बर्फ़ पिघली उससे क्या हो रहा है, या अंटार्कटिक की बर्फ़ पिघली उससे क्या हो रहा है। दूसरा सवाल है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों का विवेचन कीजिए। अब देखो, ये ज्योग्राफी का सवाल है, ये ज्योग्राफी का सवाल है कि विश्व में जो खनिज तेल है उसका मतलब असमान वितरण है, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, इवन नहीं है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लिखना था। अलग अलग देशों के लिए अलग फ़ायदा है, जहाँ पर हैं जैसे दुबई वगैरह, सऊदी अरब में जहाँ है ईरान वगैरह, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। अगर ये तेल के कुएँ ना होते तो वो तो बहुत ज़्यादा गरीब होते, उनका कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा था, खाना कमाने का क्या होता, तो उनको ये फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जिनके पास नहीं उनको क्या हो रहा है, तो इसे प्रभाव लिखना था, ज्योग्राफी का सवाल है। अगला, भारत के प्रमुख शहरों में IT उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं। कह रहा है कि भारत के प्रमुख शहर जैसे कि बेंगलुरु में IT की 300 कंपनी है, जैसे कुछ कंपनी नोएडा में है, ठीक है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी, इस तरह गुड़गांव में। तो ये IT की जो कंपनी, सबसे ज़्यादा कंपनी मेरे हिसाब से जो भारत में है IT कंपनी, वो बेंगलुरु में हब कहा गया उसे, ठीक है। तो वहाँ विदेशी कंपनियाँ बहुत सारी हैं और IT कंपनी हैं, तो इनसे क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक या आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है भारत के लोगों पर या विदेशी लोगों पर, सोशो इकोनॉमिक क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते थे। जो विप्रो है, अजीम जी, जो अजीम जी हैं, अजीम प्रेम जी, उनकी कंपनी वहीं पर है। तो इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल लेके हम लिख सकते हैं इसको आराम से। ये ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन ये करंट का सवाल है, ज्योग्राफी का कह सकते हैं लेकिन ये करंट का सवाल है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, ये कहें सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, करंट का सवाल है ये, ज्योग्राफी ना कह के इसको कहेंगे करंट का सवाल है, जोड़ सकते हैं बस। जनसंख्या शिक्षा, अगला सवाल है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर ऑफ अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। ये भी करंट में रहा था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक कानून लाए हैं जनसंख्या को रोकने के लिए। इसी तरह ये जनसंख्या वृद्धि का जो टॉपिक है अभी चर्चा में रहा था, बहुत ज़्यादा केंद्र के लेवल पर भी चर्चा में रहा था, इसीलिए इसको दिया गया। और ये भी करंट का सवाल है, ये भी समाज से संबंधित है, समाज। तो पॉपुलेशन एजुकेशन मतलब पॉपुलेशन किस तरह कंट्रोल की जाए और जनता को किस तरह पढ़ाया जाए, क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके विस्तृत प्रकाश डालना था। इन्हें प्राप्त करने के लिए मतलब किस तरह लोगों इसके उपाय बताने थे, क्या हो जनसंख्या एजुकेशन कैसे हो, जनसंख्या हमारी जो पॉपुलेशन एजुकेट कैसे हो और कंट्रोल कैसे हो जनसंख्या पर, जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन। अगला सवाल है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल मुद्रा है, सब लोग जानते हैं इसको, डिजिटल मुद्रा। ये तो 4-5 साल से करंट में चल रहा है और अभी भी था, क्योंकि अभी जो SBI हमारी जो RBI है, RBI उसने भी एक कार्ड निकाला था, ठीक है। तो इस तरह वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित कर रहा है, जैसे बिटकॉइन वगैरह है और भी हैं 2-4। यह
क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है अभी? हाँ, तो इसको समझाना था कि अभी करने वाली है, मतलब आगे आगे आने वाले 2 सालों में भारतीय समाज भी इससे प्रभावित होगा, क्रिप्टो करेंसी से। ये क्या है, ये हार्ड कॉपी, ये हार्ड नहीं, मतलब ये हार्ड मुद्रा नहीं होती है, ये मान लो हार्ड करेंसी नहीं है, ये केवल डिजिटल है, डिजिटल। इससे हम विदेश में व्यापार कर सकते हैं आसानी से, यहीं बैठे बैठे। अगला, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? जो भारतीय समाज है, ये जो सारे सवाल हैं ना, 4-5 सवाल पीछे के, ये समाज से संबंधित हैं। तो इसमें इस टॉपिक में 3 तरह के सवाल आते हैं। 3 टॉपिक हैं, एक इतिहास है, एक भूगोल और एक समाज है, भारतीय समाज। और ये सारा करंट पे बेस्ड रहता है। पूरा जीएस के पेपर जितने भी करंट पे बेस्ड, ज़्यादातर करंट पे बेस्ड रहते हैं, जो भी 1 साल के 1.5 साल के अंदर जो भी न्यूज़ में रहा है टॉपिक्स। तो भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए कि इनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय समाज जो पारंपरिक जो सामाजिक मूल्य हैं, जो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, जो हमारे पुराने सामाजिक मूल्य हैं, उनसे अभी जो भारतीय समाज है निरंतरता कैसे बनाए रखे हुए है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम रक्षाबंधन अभी भी मनाते हैं या दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। हम बहुत से हमारे समाज में मम्मी पापा के पैर छुए जाते हैं, तो ये प्रथा अब आजकल क्या है, कुछ लोग नहीं छू रहे हैं पैर, तो ये इस तरह से जोड़ सकते हैं हम। जैसे ये इस पर एक निबंध सा लिखा जा सकता है। मतलब ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको 250 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। ये तो 1-2 एग्जाम्पल है। जैसे गिफ्ट देते हैं, अब रक्षाबंधन होता है तो भाई जो बहन को गिफ्ट देता है, और भी चीज़ें बहुत सारी। क्या ये ज़रूरी है? अब कुछ भाई नहीं जाते हैं रक्षाबंधन पर अपने घर, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको समझा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगला पेपर में जल्दी अपलोड कर दूँगा। और ऐसे का पेपर मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं उसका। थैंक यू।